सिलेबस तो बता चुके थे हम। सिलेबस मालूम है ना? अच्छा, इस सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर जो कॉमन है दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो यही चैप्टर होगा, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रहे कि कोई भी टॉपिक, एक क्वेश्चन तो हम एज अ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, बट उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। और चूंकि अभी हम लोगों के पास 10th अप टू 10th मार्च आपका क्लास जो कि 8:30 में कंप्लीट हो जा रहा है, 11 मार्च से हम लोग 9 बजे तक करेंगे, तो वी विल हैव मोर टाइम इन अकाउंट्स, पूरा 1 घंटा मिलेगा, तो हम ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, ऐप पे जो लेक्चर जाएगा ना वो समझ जाओ कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए एक बार इंश्योर कर लेना कि वो लेक्चर आपका कवर हो, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट लेक्चर डालेंगे, प्रैक्टिस सेशन का तो लेक्चर डाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑन एन एप्लीकेशन आपके पास लिमिटेड क्वेश्चन होगा और वो सारा क्वेश्चन, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। बस समझ में आ गया? अगर आप में से कोई चले गए हो 10 दिन 15 दिन के लिए छुट्टी पे, तो वापस आओ और वो टॉपिक अगर चल रहा है, अगर नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वही टॉपिक चल रहा है और उसमें ही परफॉर्मेंस अपना शो करना चाहते हो, तो सबसे पहले 2-3 दिन लगा के वो सारे लेक्चर्स कवर अप कर ले। लेक्चर्स कवर करने का तरीका क्या होगा? ऐसे देख लेना नहीं कि कवर करने के लिए बोला है पूरा देख लिया, ठीक है, ऐसे जैसे हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं चलेगा। मतलब पॉज करो, जैसे ही स्लाइड चेंज होने लग जाए ना, पॉज करना, नोट करना। ठीक है, हर स्लाइड एंड होने में आपको उसको पॉज करके पोर्शंस नोट कर लेना, सो दैट कि जो बात समझाया गया टॉपिक में वो समझ में आया कि नहीं आया आपको बात पता चल जाए। अगर कोई टॉपिक में कोई पोर्शन नहीं समझ में आया तो आप उसको पूछ सकते हो, क्लास के एंड में टाइम रहेगा, आप पूछ सकेंगे अपना डाउट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कशन है। अच्छा, इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लें इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस। ठीक है, एक फ्रेंड है, अब उसको जॉब लग गया है एक कॉलेज में, और जॉब भी किस पोजीशन पे लगा है? एज एन अकाउंटेंट। ठीक है, कि या तो उसने बीकॉम है, लेकिन जैसे सब लोग कैसे पीस ऑफ पेपर के पीछे भागते हैं, डिग्री 70%, 75%, 80%, इवन जो नहीं भी पढ़ते उसके पास भी रहता है। अब वो डिग्री तो है, जॉब तो लग गया है, लेकिन वहां जाने के बाद उसको समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है, काम कैसे करना है, क्या क्या वर्क परफॉर्म करना है। इसका मतलब ये है कि उसने पढ़ तो लिया था। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, व्हाट इज दैट? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वैसा संस्था जो किस लिए चलाया जाता है? प्रॉफिट के लिए, नॉन प्रॉफिट के लिए ना। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने क्या आएगा? स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, है ना, हॉस्पिटल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर एक का अगर किसी कॉलेज में जॉब लगा एज एन अकाउंटेंट, तो उसको इसी टॉपिक को तो सीखना था, यही नॉलेज तो काम आएगा। अगर किसी ने उसको अच्छे से करा होता, उसी ने अगर अच्छे से करा होता, तो वहां पे जाकर स्ट्रगल करता है कि उसको पता होता है क्या करना है, बल्कि उसको ज्यादा पता होता है क्या करना है, क्योंकि जिसने उसको रखा है उसने यही सोच के तो रखा है ना कि हमको नहीं आता है तो जिसको किसी एक अकाउंटेंट को रख लो, वो संभाल लेगा। आपको एक बिजनेसमैन का काम पता है क्या होता है? एक बिजनेसमैन सारा काम नहीं जानता है, अकाउंट्स भी हैंडल कर लेगा, फाइनेंशियल मैटर भी देख लेगा, मार्केटिंग भी देख लेगा, सब कर लेगा, ऐसा पॉसिबल? वो किसी एक चीज में एक्सपर्ट है। जैसे आज हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा स्मिता का, क्या काम आता था उसको? अकाउंटेंट थी वो, क्या थी वो? आर्टिस्ट, है ना, वर्क जानती थी, दैट्स इट। लेकिन क्या लगता है आपको उसके ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट का जरूरत होगा कि नहीं? होगा ना। तो इसका मतलब किसी को रखा होगा उसने, किसी को रखा होगा, और वो पर्सन, वो इंडिविजुअल जानता होगा उस काम को। हम लोगों के साथ ना प्रॉब्लम यही है कि हम लोग कहते हैं कि जॉब 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 के पीछे लोग भाग रहे हैं। प्रॉब्लम इज वी आर नॉट स्किल्ड इनफ। जितना स्किल का जरूरत है ना हमको किसी काम को करने के लिए, हम उसके पीछे नहीं भागते। हम लोग आज के डेट में भी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। गूगल और बड़ी बड़ी कंपनियों का जब हम एग्जांपल देते हैं ना, इसमें पता है क्या है? डिग्री इज नॉट द क्राइटेरिया। जॉब, गूगल पे विजिट करिए, उसके जॉब प्रोफाइल में जाइए, इनफैक्ट दे आर गोइंग टू ट्रेन यू ऑल्सो। 2-3 साल के लिए, 1 साल 1.5 साल के लिए ट्रेन करेंगे वो, और फिर आपका इंटरव्यू लेंगे, और उसके बाद आपने अगर सक्सेसफुली प्रोग्राम को कवर किया होगा तो फिर आपको जॉब भी देंगे।
क्या रिक्वायर्ड है? स्किल, काम करना आना चाहिए और अच्छे से करना आना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंस। यहाँ पे इस एजुकेशन का सीधा सीधा मतलब तो ये है ना, हम ये एजुकेशन अभी मोरल एजुकेशन तो है नहीं कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, दैट द पार्ट ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स। ठीक है, वो रिलीजियस टीचिंग का पार्ट है। या मोरल और एथिक्स आपके सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सोसाइटी आपको सिखा देगी। इनफैक्ट आज के डेट में सोसाइटी नहीं सिखा पा रही है, वो अलग बात है। तो हम लोग आते हैं वापस से टॉपिक की तरफ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में लोग बात करने वाले, क्या नाम है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वैसा ऑर्गेनाइजेशन, देखो दो ही तरह का ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी में, एक वो जो पैसे के लिए चल रहा है, मुनाफा कमाने के लिए चल रहा है, और एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं चल रहा है। अच्छा, आप में से कुछ लोग एग्जांपल देंगे, सर स्कूल भी तो प्रॉफिट के लिए ही चल रहा है ना, राइट? नो, लेट अस जस्ट एनालाइज कि बात तो आपके सोचने का तरीका सही है, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस एंड दे आर चार्जिंग वेरी हाई प्राइस। नो, अब हम लोग कंपेयर करें थोड़ा सा कि क्या वाकई में वो प्रॉफिट के लिए चल रहा है। जितने बड़े स्पेस में स्कूल का फॉर्मेशन होता है, उतने बड़े स्पेस में अगर आप फैक्ट्री लगा दोगे तो ज्यादा कमाओगे कम। तो अभी देखो है कि प्रॉफिट के लिए चल रहा है। प्रॉफिट के लिए चल रहा होता, अगर जिनके दिमाग में प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे उसको? उसको मैरिज हॉल में कन्वर्ट कर देंगे। एक सिंपल तरीका, नो इन्वेस्टमेंट मोर रिटर्न। नहीं, आजकल शादियां घर से तो हो नहीं रही है ना? एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग को ही कन्वर्ट कर दिया ना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा मैनेजमेंट, साफ सफाई, और जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो देख लेना है, दैट्स इट, यू विल बी अर्निंग मोर, है ना? लेकिन ऐसा कर रहे क्या वो लोग? नहीं कर रहे। इसका मतलब दे आर एक्चुअली डूइंग द नॉन प्रॉफिट जॉब। ठीक है, अब आप उसमें भी चाहोगे कि एकदम कुछ ना कमाए तो अलग बात है। हाँ, ये है कि एक्सप्लॉइटेशन भी है, इससे इनकार नहीं कह सकते कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सप्लॉइटेशन भी और बहुत ज्यादा लेवल का है, कि जितना आपसे चार्ज कर रहे हो उस लेवल की चीजें प्रोवाइड नहीं कर। ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट एनीवेज, ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए चलाई जाती है उसको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं चलाई जाती उनको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल आपके सामने, कुछ कुछ एग्जांपल आप खुद भी दे सकते हो, जैसे क्लब का एग्जांपल हो सकता है, क्लब, जिम्स हो सकता है, जिम वो प्रॉफिट के लिए नहीं चलता। ठीक है, अगेन अगर आप उस एफर्ट में, उतने इन्वेस्टमेंट में कुछ और करोगे तो ज्यादा, शायद ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, बट दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर रनिंग। ठीक है, क्लब जैसे स्पोर्ट्स क्लब वगैरह होता है, वहां पे आपको, जैसे नालंदा हेल्थ क्लब, क्या लगता है आपको उतना बड़ा स्पेस में आपको प्रॉफिट के लिए चल रहा है? उसका जितना खर्चा है ना वो बड़ा मुश्किल से निकल पा रहा होगा। ठीक है, गोल्फ क्लब पटना चले जाओ तो इतना बड़ा एरिया है, वो प्रॉफिट के लिए चल रहा होगा? नहीं, वेलफेयर के लिए चल रहा होगा। ठीक है, तो सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन देख ले, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर सेट अप फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द सोसाइटी। या तो सोशल वेलफेयर के लिए ये संस्थाएं चलाई जा रही होती है, या फिर आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए। दीज आर यूजुअली सेटअप एज ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। कैसे संस्था के तौर पे फॉर्म करा जाता है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मतलब चैरिटी करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली। इनका मकसद क्या होता है? विद द सर्विस मोटिव, सर्विस प्रोवाइड करना इनका मेन मकसद है। द ट्रस्टीज मैनेज दीज ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इन संस्थाओं को चलाने के लिए कौन लोग होते हैं? ट्रस्टीज कहलाते हैं, जो लोग इनको मैनेज करते हैं। द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट द ट्रस्टी। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इन ट्रस्टीज को कौन इलेक्ट करता है? तो पहले ये समझ लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। ठीक है, दे विल बी कॉल्ड द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको? अब वो मेंबर बहुत सारे हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी मोर देन 10 हो सकते हैं, अप टू 100। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, 50 रहते हैं, 60 रहते हैं, 70 रहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब सब लोग तो मैनेज नहीं ना करेंगे, सबके पास उतना टाइम भी नहीं है। उन्होंने फंड दे दिया है, बाकी कुछ लोगों को, उसी मेंबर्स में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाता है, जिनको ट्रस्टी बना दिया जाता है, जिनको ये समझा जाता है कि ये लोग अच्छे से मैनेज करेंगे, तो उनके हाथ में वो चीजें दे दी जाती है। दे आर कॉल्ड ट्रस्टीज। तो ट्रस्टी को कौन कौन इलेक्ट कर रहा है? मेंबर्स। ठीक है, अब जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास जो पैसा आएगा ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, वो कहां से आएगा? एक तो मेंबर से आएगा, जो मेंबर जिन्होंने मिलकर फॉर्म करा है वो देंगे पैसा, और दूसरा जनरल पब्लिक से आएगा। अगर पब्लिक को आपके काम में इंटरेस्ट होगा और लगेगा कि ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए, दे डोनेट यू, द जनरल पब्लिक गिव्स डोनेशन टू सच एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
तो अपने मकसद को पूरा करने के लिए फंड कहां से आ रहा है? मेंबर से एज वेल एज फ्रॉम दी सोसाइटी। अब आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स, खास बात सबसे पहला, किस लिए चलाया जाता है? सर्विस मोटिव। हॉस्पिटल का सर्विस क्या है? हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। मेंबर्स, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो पहला पॉइंट आ गया कि सर्विस मोटिव, दे प्रोवाइड सर्विस। अच्छा, ये जो सर्विसेज है ना, ये आपको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है या बहुत कम प्राइस पे, यानी एक्चुअल में जितना उससे उसके लिए चार्ज किया जाना चाहिए उससे काफी कम चार्ज किया जाता है। तो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है या फिर मिनिमम प्राइस पे दिया जाता है। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, सोशल वेलफेयर होता है मकसद। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बहुत तरह के बहुत तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन, फूड, बहुत सारा संस्था देखते होंगे कि हॉस्पिटल्स के बाहर जो है ना वो फूड सर्व कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल का एक स्टोरी है, इसी नॉन प्रॉफिट को फॉर्म करने के लिए यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा। वो अपने घर से डेली एक सर्टेन क्वांटिटी में फूड बना के लेकर आना और किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बाहर फूड सर्व करना, उसका काम। आज के डेट में वो बड़ा चैरिटेबल संस्था सिर्फ इसी काम के लिए डेडिकेट कर रखा है और वो उसी को देख रहा है, एंड ही इज रिसीविंग फंड्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। हर जगह से उसके पास फंड आ रहा है। ठीक है, ज्यादा आ गया होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ ये वर्क छोटा सा काम था ना, स्टार्ट कहां से हुआ और आज के डेट में वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उस फंक्शंस को कंटिन्यू कर रहा है। तो फूड भी हो गया, हेल्थ केयर है, रिक्रिएशनल पार्ट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, क्लोथिंग है, शेल्टर है। मेंबर्स की बात कर ले तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको फॉर्म करने के लिए या तो सोसाइटीज का फॉर्मेशन करा जाएगा या फिर ट्रस्ट बनाया जाएगा। ट्रस्ट के तौर पे आप फॉर्म कर सकते हो, सोसाइटीज के तौर पे फॉर्म कर सकते हो। जो लोग भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे उनको आप क्या बोलेंगे? जो भी उन ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर होंगे, यानी जिन लोगों ने भी कैपिटल इन्वेस्ट करा होगा उसको आप मेंबर बोलेंगे। 10 लोगों ने मिलकर के अगर फॉर्म करा, देखो सोसाइटीज को फॉर्म करने के लिए 10 लोग चाहिए, आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में। सोसाइटीज को फॉर्म करने के लिए कितने लोग चाहिए मिनिमम, और ट्रस्ट को फॉर्म करने के लिए 7 लोगों का जरूरत है। ठीक है, मेंबर्स तो हो गया। मैनेजमेंट, मैनेज कौन करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन को? मैनेजिंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी बोला जाता है। अब ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन लोग होंगे? तो ये मेंबर्स डिसाइड करते हैं वोटिंग के जरिए। ठीक है, वोटिंग होता है उस संस्था में और उस वोटिंग के जरिए डिसाइड होता है कि कौन लोग मैनेजिंग कमेटी में होंगे। फिर आ जाइए सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कहां से आता है? पैसा इनके पास आता है, एक तो जो मेंबर है वो चंदा देंगे, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, है ना, डोनेशन, बाकी लोग जो है आपके काम से खुश होकर के आपको डोनेट करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड आता है। बहुत सारे लोग मरते टाइम खूब सारा दौलत दौलत जमा करा और मरने टाइम कह रहे हैं कि अब इसका क्या करें, तो डोनेट करके जाते हैं, पूरा प्रॉपर्टी दे देते हैं, जिसको बोलते हैं लेजेसीज, वसीयत करके जाना। देन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन ऑर्गेनाइजेशन का अपना इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ होता है, वहां से भी इनकम आता है। जो सरप्लस है ना, एक्स्ट्रा फंड, मतलब जितना खर्चा था उससे ज्यादा रेवेन्यू अगर आ गया तो इसको बोला जाता है सरप्लस। सरप्लस को क्या करा जाता है? देखो कहा जा रहा है कि सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट डिपेंड करता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया है उसमें क्या डिसाइड करा है। सरप्लस को नॉर्मली उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉज के लिए ही इस्तेमाल करा जाता है, ना कि मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फंक्शनिंग। अब आ जाइए रेपुटेशन की बात करें तो मेन चीज ये क्या अर्न करते हैं? नाम कमाते हैं, रेपुटेशन अर्न करते हैं। ठीक है, आपके भी बिहार में भी बहुत सारा संस्था होगा जो सोशल वर्क कर रहा होगा। हाँ, नाम आ रहा है कोई यार? हाँ, अल्मीर और रोटरैक्ट क्लब है, अल्मीर है, ऐसे बहुत सारे संस्था है जिसको फॉर्म करा गया। आगे आए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, चूंकि हम लोग अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं तो ये अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि इसके अकाउंट्स का इस्तेमाल करा जाता है। और ये अकाउंट्स किनको शो करते हैं? ये अकाउंट्स दिखाएंगे उनको जिनसे इनको फंड लेना होगा। या फिर दूसरा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कभी भी आके आपसे पूछ सकती है कि फंड कहां से लाए, इतना सारा पैसा कहां से खर्चा कर रहे हो, अकाउंट में इतना पैसा कहां से पड़ा हुआ। सो यू हैव टू सबमिट दी, यू हैव टू गिव द डिटेल टू द गवर्नमेंट। तो इसके लिए आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम समअप कर दें, समराइज कर दें, तो हम लोगों के पास ये पॉइंट सामने आ रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करना। ये प्रॉफिट के लिए चलाया जाता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए?
आमतौर से ये कोई चीज खरीदते बेचते नहीं है, ट्रेडिंग एक्टिविटी जनरली नहीं होता, जनरली बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि हमेशा नहीं बेचा जाता। जनरल, इन जनरल डज नॉट मीन ऑलवेज। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं करते, कुछ खरीदने बेचने का काम इनका नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड करना मेन काम है इनका। क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ डेली का जो ट्रांजैक्शन है इनका कैश ट्रांजैक्शन ही होता है, इसलिए कैश के डेली ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं इनमें। साथ ही साथ दे प्रिपेयर समरी ऑफ कैश बुक एट द एंड ऑफ द कॉल, दैट इज कॉल्ड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे ही एक साल एंड होगा तो जितना भी कैश का ट्रांजैक्शन होगा ना, उसके समरी के लिए रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। यानी इस चैप्टर में आप लोग सीखेंगे क्या प्रिपेयर करना। कैश बुक तो पढ़ के आया ना, कैश बुक क्लास 11th में, है ना, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू दी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो कि समरी है कैश बुक का, वो प्रिपेयर करना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस की जरूरत नहीं है, नो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा कोई जरूरत यहाँ पे नहीं होता। These organization do not prepare trading and profit and loss account। इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाया जाता। याद करो कि तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा है, उसमें ट्रेडिंग बना रहे थे, पीएल बना रहे थे। यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे क्या? नहीं। क्या बनाएंगे उसकी जगह? इनकम एंड, सेम पर्पस के लिए एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाता है ना, इसी सेम पर्पस के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। डू नॉट हैव कैपिटल बट हैव ओनली कैपिटल फंड। कैपिटल तो होता नहीं, क्योंकि कैपिटल तो कोई इंडिविजुअल लगाएगा। कैपिटल फंड होता है क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर छोटा छोटा अमाउंट डोनेट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर में, उनसे उनको रिटर्न नहीं चाहिए होता, इसलिए ऐसे ऐसे अमाउंट से जो भी पैसा जमा होगा उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल फंड। फंड क्यों बोला जा रहा है समझ गए? सिर्फ कैपिटल क्यों नहीं बोला गया? कैपिटल बोला जाता मतलब कि वो पैसा उनको लौटाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कैपिटल फंड बोल रहे हैं मतलब वो पैसा आ गया, अब लौटाने का जरूरत नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ही आया वो पैसा। तो ये है फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव लास्ट 3 मिनट्स, ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म होने वाला भी है। ये जो हमने बताया था कि जो मेरा फ्रेंड है जिसको कॉलेज में जॉब लगाया था ना कंटेंट, तो उसको क्या करना चाहिए समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? एवरीडे कैश बुक मेंटेन करना है। किसके लिए? कैश ट्रांजैक्शन के लिए। उसके अलावा क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है? मेमोरेंडम बुक या वेस्ट बुक होगा। उसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? स्टॉक रजिस्टर। उसके अलावा जो एम्प्लॉइज है उनके लिए क्या होना चाहिए? सैलरीज और वेजेस रजिस्टर। उसके अलावा जो मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जितने मेंबर्स हैं उनका रिकॉर्ड भी चाहिए, उनके रिकॉर्ड के लिए मेंबर्स रजिस्टर्स। और उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर और कोई रजिस्टर का जरूरत है ना, तो वो भी लेके आओ। कितना काम करना होगा ये डेली की एक्टिविटीज में, ये रजिस्टर्स यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही है, यानी डेली का फंक्शन है जो आपको परफॉर्म करना। अब अगर उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा हो जाए ना कि कैश ट्रांजैक्शन, मान लो कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें हर दिन 50-60 एडमिशन हो रहे हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि एक कैश बुक को मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो क्या मेंटेन करने के लिए? कैश बुक। ठीक है। अच्छा, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि बहुत सारा काम क्या हो गया है? ऑटोमेट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें किसी कॉलेज में अप्लाई करना है, यू पेड ऑनलाइन, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया सिस्टम में, और वो ऑलरेडी एक एप्लीकेशन से कनेक्टेड है वो डेटा, तो वो ऐप पे चला गया, ऑटोमेट हो गया। देख लो कितने लोगों का काम जॉब जा रहा है। अब क्या है? एक्सपर्ट का जरूरत पड़ेगा जो उन सारे ट्रांजैक्शन को सिर्फ क्या करना जानता हो? समझना जानता हो, एनालाइज करना जानता हो। समझ? तो बहुत सारे छोटे छोटे वर्क ना धीरे 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 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में गए, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी जरूरत है इनका। ठीक है, क्योंकि हर कोई उतना बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकता। तो ये सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पूरे साल भर मेंटेन करने हैं। एंड द लास्ट, जब साल आएगा, ईयर एंड होगा तो क्या करना है? ईयर एंड होगा तो क्या करना है? फाइनल अकाउंट बनाना है। तो फाइनल अकाउंट वहां पे हमने सीखा, मतलब सिंगल पर्सन के बिजनेस में कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। यहाँ पे क्या बनाना है? उसी टाइम। और क्या बनाना है? और क्या बनाना है? तो ये 3 की स्टेटमेंट हमें बनाना सीखना है। अच्छा, इन 3 के स्टेटमेंट को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स का ट्रीटमेंट भी हम लोग सीखेंगे। दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जर्नल एंट्री कैसे करना है ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। कैश बुक में ट्रांजैक्शन कैसे मेंटेन करा जाता है उसको हम लोग कल के क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, कैश बुक। ठीक है, तो आज के लिए तहीं वी विल
टेक दिस लेक्चर फॉरवर्ड, यहाँ से आगे हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।